नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिएवल हिस्ट्री। हर्यंका डायनेस्टी से लेकर मुगल पीरियड तक आज पूरा ख़त्म कर देंगे, वो भी इस तरीके से कि जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो जाएं और पूरी हिस्ट्री का बैकग्राउंड आपको पूरा समझ में आ जाए। और गाइज़, अभी तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज़, अब बिना टाइम वेस्ट किए और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, इस वीडियो में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं ले रहा हूँ, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से राजाओं ने राज करना स्टार्ट किया था, यानी हर्यंका डायनेस्टी से 544 BC से लेके 1857 रिवॉल्ट तक आज हम इसमें कवर कर डालेंगे। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है 16 महाजनपद थे, इनमें से जो सबसे ताकतवर एम्पायर था वो था मगध एम्पायर, तो उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं लेके चलूँगा कि डेक्कन के जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि खड़ी हुई थी वो हुई थी हर्यंका डायनेस्टी, यानी 544 BC में, और इसको स्टेबलाइज किया था बिम्बिसार ने। और बिम्बिसार के बाद इसमें जो रूल किया था वो थे अजातशत्रु, जिनके द्वारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अजातशत्रु जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे उदयन, जो इसके लास्ट रूलर थे हर्यंका डायनेस्टी के। अब इसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी आती है हर्यंका डायनेस्टी के बाद, तो 412 में आती है शिशुनाग डायनेस्टी। वैसे तो उदयन को नागदासक ने हराया था, क्योंकि नागदासक एक अच्छे रूलर नहीं थे तो लोगों ने शिशुनाग को रूलर बना दिया, ठीक है। और शिशुनाग के बाद जो आए थे वो थे उनके बेटे कालाशोका, जिनके द्वारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कालाशोका ही थे जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब इसके बाद जो तीसरी डायनेस्टी आती है वो है नंदा डायनेस्टी, जो कि 344 BC में आती है। इसके जो पहले रूलर थे वो थे महापद्मानंद, और जो दूसरे थे वो थे धनानंद, और जो इसके लास्ट रूलर थे वो भी धनानंद ही थे। इनको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हो गई। तो गाइस, मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। और उसके बाद इनके बेटे ने रूल किया जो थे अशोका। काफ़ी अच्छे रूलर थे अशोका, इन्होंने काफ़ी साल रूल किया इंडिया पे। और अशोका के बारे में एक खास बात ये है कि उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे भद्रथ। जैसे ही मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड खत्म हुआ उसके बाद आ गई शुंग डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और इनके बेटे थे अग्निमित्र शुंग, जिन्होंने रूल किया था। और अग्निमित्र शुंग का जो वर्णन है वो मालविका अग्निमित्रम, जो कि महाकाव्य है, उसके अंदर दिया गया है। मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक प्रचलित ड्रामा है। फिर पुष्यमित्र शुंग और उनके बाद अग्निमित्र शुंग ने रूल किया। उसके बाद काफ़ी कमज़ोर रूलर आए, तो जो लास्ट रूलर थे वो शुंग डायनेस्टी के वो थे देवभूति। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मौर्य पीरियड ख़त्म हुआ और शुंग डायनेस्टी ख़त्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो नक्शा ये था कि पूरे में मौर्यों का रूल था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बट गए। इंडिया का जो मैप था वो बट गया, यानी ईस्ट में किसी और का रूल हो गया, नॉर्थ में किसी और का रूल हो गया, और साउथ में किसी और का रूल हो गया। तो गाइस, जो ईस्ट में जो रूल हुआ वो हुआ चेती या चेड़ी डायनेस्टी, जो कि कलिंगा की थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे खरवेला। ये हमें कहाँ से पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब ये खरवेला जो थे वो जैनिज्म के फॉलोवर थे। और जो नॉर्थ में जो रूल था, नॉर्थ में आ चुके थे मौर्य डायनेस्टी के बाद इंडो ग्रीक्स, जिनमें से फेमस नाम है एक मिनांडर। और जो साउथ में रूल हुआ वो हुआ सतवाहन डायनेस्टी, यानी जैसे ही मौर्यों का फॉल डाउन हुआ उसके बाद सतवाहन डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो कि 60 BC से लेके 225 AD तक चली। इसके जो फाउंडर थे वो थे सिमुक, और जो दूसरे थे वो थे सटकर्णी वन। और उसके बाद जो रूल किया वो किया गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलामवी, और ये पुलामवी 3 इसके लास्ट रूलर थे। तो गाइस, साउथ को भी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो साउथ में अभी पहली डायनेस्टी आई है जो कि सतवाहन डायनेस्टी है। अब ये जो कहानी हो गई वो होगी मौर्य पीरियड तक, यानी यहाँ तक सब सही है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो होगी लेटर मौर्य। अब ये जो पीरियड है वो है लेटर मौर्य या प्री गुप्ता पीरियड।
तो मौर्यों के बाद और गुप्ताओं से पहले जिन जिन का रूल रहा वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो 1st सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक जिनका रूल रहा उनका नाम था साकास, द साकास। इन्होंने क्या किया था, नॉर्थ में इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर दिया, जो कि स्काइथियंस के नाम से भी जाने जाते हैं, साकास। और साकास के पीरियड से ही विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, जो कि 58 BC से स्टार्ट माना जाता है विक्रम संवत। और उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो थी द पार्थियंस। इन्होंने क्या है, एक साथ ही रूल किया था, द साकास ने और द पार्थियंस ने। ये क्या है, ईरान में रहते थे। इन्होंने साकास को रिप्लेस कर दिया नॉर्थ वेस्ट से, और फिर द पार्थियंस को रिप्लेस किया कुषाण ने। और कुषाण की जो डायनेस्टी थी वो 1st सेंचुरी AD से लेके 3 सेंचुरी AD तक चली। इसको जो फाउंडर थे वो थे कड़प्सिस I, और दूसरे रूलर थे वो थे कड़प्सिस II, उनके ही बेटे थे कनिष्क। अब कनिष्क की एक खास बात है कि इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई थी। और इन्होंने जो सिल्क रूट थी, जो कि चाइना से स्टार्ट होती थी, जो कि 17 कंट्रीज को कनेक्ट करती है सिल्क रूट, उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कनिष्क के कोर्ट में काफ़ी सारे महापुरुष रहते थे, जैसे कि अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, पार्श्व, चरक, मथुरा। ये सब कनिष्क के कोर्ट के जो फेमस लोग थे वो हैं। और इसके जो लास्ट रूलर थे द कुषाण डायनेस्टी के, वो थे वासुदेव वन। और जो साका एरा था यानी शक संवत, वो कनिष्क का जो रूल था वो तभी से स्टार्ट किया गया था। अब कनिष्क के रूल तक जो साउथ में क्या हुआ, पहले साउथ में थे सतवाहन। अब सतवाहन के बाद जो साउथ में आए वो था द संगम पीरियड, यानी ये 3 लोगों का जो संगम था उन्होंने रूल किया साउथ में सतवाहन के बाद। तो वो लोग थे द चोलास, द चेरास और द पांड्यास। अब इसके बाद आता है हिस्ट्री का द गोल्डन पीरियड यानी द गुप्ता पीरियड, जो कि 319 AD से लेके 540 AD तक चला। इसके जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता जी, और जो दूसरे रूलर थे वो थे घटोत्कच। अब इसके बाद जो आए वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनको महाराजा धिराज की उपाधि दी गई थी। इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमरा देवी से शादी की थी। अब इसके बाद जो रूलर आए वो थे समुद्रगुप्त। इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो इलाहाबाद पिलर पे दिया गया है, और ये इंडियन नेपोलियन माने जाते हैं, और इनको कविराज का टाइटल भी दिया गया है। और इनके बारे में एक खास बात है कि इन्होंने जो कॉइन निकाले थे वो थे बीना वादन और व्याघ्र हनन, यानी जो बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं ये कॉइन पे, वो किसके थे, समुद्रगुप्त के। और उसके बाद जो फेमस रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, यानी इनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो मेहरौली आयरन पिलर पर दिया गया है। इन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता की शादी बकाटका प्रिंस रुद्रसेन II से की थी। अब ये बकाटका क्या है, तो बकाटका एक एम्पायर है जो कि संगम पीरियड के बाद आया था साउथ में क्या चल रहा है अब तक, पहले आई थी सतवाहन डायनेस्टी, उसके बाद संगम पीरियड आया था, उसके बाद आए थे बकाटकस। अब थोड़ा बकाटकस के बारे में जान लेते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे वो थे विद्याशक्ति और प्रवरसेन फर्स्ट इसके रूलर थे, रुद्रसेन फर्स्ट भी इसके रूलर थे, और पृथ्वीसेन फर्स्ट इसके रूलर थे। और उसके बाद जो आए थे वो आए थे रुद्रसेन II, जिनसे विक्रमादित्य ने अपनी डॉटर की शादी की थी, जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे प्रवरसेना III। अब साउथ को छोड़ के फिर से वापस आ जाते हैं नॉर्थ पे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य पे। इनके जो दरबार में नवरत्न भी थे, जिनमें से फेमस हैं कालिदास थे, वरामेर थे, धनवंतरी थे, शंकु थे, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। और इनके शासनकाल में ही फाहियान ने इंडिया को विजिट किया था। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो रूलर आए थे वो आए थे कुमारगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था, वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद जो रूलर आए थे वो आए थे स्कंदगुप्त, जो कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इन्होंने व्हाइट हुंस को हराया था। स्कंदगुप्त गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर थे। जैसे ही इस एम्पायर का डिक्लाइन हुआ वैसे ही साउथ में कुछ और लोग रूल जमा चुके थे। यानी अब तक कौन थे यहाँ पे, तो पहले थे सतवाहन, उसके बाद आए संगम, फिर उसके बाद बकाटकों ने रूल किया। अब गुप्ता एम्पायर के फॉल डाउन के बाद यहाँ पे आए चालुक्यास। चालुक्य जो एम्पायर था उसके जो फाउंडर थे वो थे पुलाकेशिन I और पुलाकेशिन II ने यहाँ पे रूल किया था, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। अब ये हर्षवर्धन कौन है, तो जैसे ही गुप्ता एम्पायर का फॉल डाउन हुआ उसके बाद एक और जो एम्पायर था वो खड़ा हुआ, जिसका नाम था वर्धन डायनेस्टी।
तो गुप्ता एम्पायर के फॉल डाउन के बाद वर्धन डायनेस्टी की स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पुष्यभूति ने, थानेश्वर में की थी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। पुष्यभूति के बाद उनके बेटे प्रभाकर वर्धन ने राज किया, फिर उसके बाद राज्यवर्धन ने राज किया, फिर राज्यवर्धन के बाद उनके भाई हर्षवर्धन ने राज किया। हर्षवर्धन का जो राज्य था वो हर्ष एरा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, नालंदा यूनिवर्सिटी चलाने में इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। उसके बाद जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे ह्यूएंत्संग, ये इनके ही शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। और ह्यूएंत्संग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब यहाँ पे हर्षवर्धन का रूल चल रहा है और साउथ में चालुक्यास का रूल चल रहा है, एक साथ हम लेके चल रहे हैं। अब वर्धन डायनेस्टी के बाद यहाँ पे राजपूत पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और साउथ में भी यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। अब तक साउथ में चालुक्यास रूल कर रहे थे, अब राष्ट्रकूटास का रूल आ जाएगा जिसके फाउंडर दंती दुर्ग थे। ये क्या है? जो राजपूत हैं उनके पैरेलली ये रूल करने वाले हैं। अब हर्ष एरा के बाद यहाँ पे आ जाती है 8th सेंचुरी। अब यहाँ पे भारत बटने वाला है, ठीक है। नॉर्थ में किसी और का रूल, ईस्ट में किसी और का रूल और साउथ में किसी और का रूल। अब नॉर्थ में किसका रूल रहा? तो वो रहा गुर्जर प्रतिहार, जो एज अ राजपूत इमर्ज करते हैं। और साउथ में राष्ट्रकूटास का, उस राष्ट्रकूटा के बाद साथ साथ चोला भी रूल कर रहे हैं साउथ में। राष्ट्रकूटा के बारे में आपको बता चुका हूँ, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। और ईस्ट में किसका रूल था? तो पालास, द पालास, जिसके फाउंडर धर्मपाल थे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने ही बनवाया था। अब थोड़ा जो साउथ में रूल कर रहे हैं जैसे राष्ट्रकूटास हो गए, चोलास हो गए, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चोलास कौन थे? तो चोलास थे, इनके जो फाउंडर थे वो थे विजयलया। ये 850 AD से 1279 AD तक इन्होंने रूल किया साउथ में। और इसके दो फेमस किंग हैं इसके बहुत अच्छे। पहले का नाम है राजा राजा, जिन्होंने बृहद्रेश्वर टेम्पल बनवाया था तमिलनाडु में। और दूसरे हैं राजेंद्र वन, जिन्होंने क्या किया था? चोलास को और फैलाया, यानी उड़ीसा, बंगाल, बुर्मा, अंडमान निकोबार, इन सब पे भी कब्जा कर लिया। तो चोला एम्पायर फैलता ही गया। अब साउथ से लौट के वापस हम नॉर्थ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो राजपूत इमर्ज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो राजपूत में जो आते हैं वो हैं द प्रतिहार। इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज बनाई थी। और चौहान, परमार, द चालुक्य, जो कि सोलंकीज भी होते हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल काठियावाड़ बनाई थी। तो ये हैं राजपूत जिन्होंने राज किया था। अब प्रतिहार को गुर्जर भी कहा जाता है, और ये क्योंकि गुजरात से इमर्ज किया था इन्होंने, गुजरात और राजस्थान साइड से, इसीलिए प्रतिहारों को गुर्जर भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो राजपूत का पीरियड था, इनके बीच बीच में फॉरेन से लोग आने लगे। फॉरेन से मेरा मतलब है जैसे तुर्की आने लगे, वो यहाँ पे इंडिया पे अटैक करने लगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट राजपूत हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे। अब मोहम्मद गौरी ने ही मुस्लिम जो डोमिनेशन था नींव रखी थी भारत में। यहीं से स्टार्ट होती है द दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 AD से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के मैंने आपको बताया जो इसके जो मुस्लिम डोमिनियन था उसकी स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करके बैटल ऑफ तराइन से इन्होंने रूल किया था। अब दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 डायनेस्टी आती हैं, जैसे कि द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी। ये डायनेस्टी काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो इनको एक हम अलग वीडियो में डिस्कस करें वो ही सही रहेगा। अभी तक आप ये समझ लो कि राजपूतों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा है, लेकिन बीच में ही जो तुगलक डायनेस्टी, उसके बीच में साउथ में रूल चेंज हो जाते हैं। अब तक देख लेते हैं साउथ में कौन कौन था, फिर इसके बाद किसका रूल आया। तो अब तक जो साउथ में थे वो थे सतवाहन, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद संगम आए, फिर उसके बाद बकाटकस आए, फिर चालुक्यास आए, फिर राष्ट्रकूटास आए, फिर चोलास का रूल रहा। अब चोलास के बाद जो आए तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, यानी एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक पीरियड से विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई थी।
तब रूलर कौन थे, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से विजयनगर एम्पायर स्टार्ट होता है। अब जो विजयनगर एम्पायर है ये 4 डायनेस्टीज़ में बटा हुआ है, यानी एम्पायर वही रहेगा विजयनगर एम्पायर, बस रूलर्स नए आते जाएंगे और डायनेस्टी चेंज होती जाएंगी। जैसे पहली जो डायनेस्टी वो थी द संगम डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हरिहरा फर्स्ट और बुक्का बंद थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो नींव थी वो रखी थी। फिर उसके बाद हरिहरा 2 आए, फिर देवराय आए, फिर देवराय 2 आए। फिर इन सब के बाद जो दूसरी डायनेस्टी थी वो है द सलुवा डायनेस्टी, यानी एम्पायर वही है विजयनगर एम्पायर, बस डायनेस्टी का नाम चेंज हो गया है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे सलुवा नरसिम्हा। अब उसके बाद इमाडी नरसिम्हा आए। फिर उसके बाद जो डायनेस्टी थी वो थी द तुलुबा डायनेस्टी। इसमें जो रूल किया वो किया वीर नरसिम्हा ने। अब वीर नरसिम्हा के भाई थे कृष्ण देव राय, जो कि अगेन काफ़ी फेमस किंग हैं। कृष्ण देव राय आपने नाम जरूर सुना होगा, और क्योंकि इनके दरबार में तेनाली रामा थे तो उसकी वजह से भी ये फेमस हैं। कौन? कृष्ण देव राय। ये किस एम्पायर से हैं? विजयनगर एम्पायर से। फिर तुलुवा डायनेस्टी के बाद आई द अरविंदु डायनेस्टी, और ऐसे करते करते विजयनगर एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक से लेके बाबर तक चला, यानी दिल्ली सल्तनत भी क्रॉस कर ली और उसके बाद मुगल पीरियड तक भी विजयनगर एम्पायर खड़ा रहा। अब विजयनगर एम्पायर क्योंकि साउथ में था तो हम साउथ से फिर से वापस आके नॉर्थ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी के बाद क्या हुआ, मुगल पीरियड स्टार्ट होने लग रहा है, यानी 1526 एडी से लेके 1540 एडी तक। और फिर बीच में थोड़ा गैप, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है, वो मुगल पीरियड के बीच में अलग से आ जाता है। यानी मुगल पीरियड चलेगा 1526 से लेके 1857 जो रिवोल्ट हुआ था वहाँ तक। अब मुगल पीरियड के जो फाउंडर थे वो थे बाबर, आप सबको पता होगा। उसके बाद हुमायूं आए। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और बाबर ने राणा सांगा को भी हराया था, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। बाबर की मृत्यु 1530 एडी में आगरा में हुई थी, और इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। अब उसके बाद इनके बेटे आते हैं हुमायूं, इनके ही रूल के बीच में आ गया था शेरशाह सूरी। अब हुमायूं को 12 साल तक ईरान में रहना पड़ा। जब तक शेरशाह सूरी की डेथ नहीं हो गई तब तक ये इंडिया वापस नहीं आए थे, ईरान में ही रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हो गई और जो एम्पायर था उस पर तब तक शेरशाह सूरी के जो भाई थे अफ़गान रूलर, उनका राज चला था। फिर उसके बाद हुमायूं ने आके उनको हरा दिया और फिर इनकी डेथ हो गई लाइब्रेरी में, यानी लाइब्रेरी के स्टेज पे ये चढ़ रहे थे तो अचानक डेथ हो गई इनकी। तो हुमायूं के बीच में ही आए थे शेरशाह सूरी। तो थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है शेरशाह सूरी एक अफ़गान रूलर थे। उन्होंने बैटल ऑफ चौसर लड़ी थी 1539 में, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। और फिर बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी थी 1540 में, ये अगेन शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुई थी। और शेरशाह सूरी फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कॉइन इशू किया था, जिसको रुपया बोलते हैं। और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, यानी जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी। अब जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हुई उसके बाद हुमायूं आ जाते हैं। फिर हुमायूं की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके बेटे अकबर रूल करते हैं। तो 1556 एडी में अकबर आ जाते हैं। अकबर के टाइम पे ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, जो कि हेमू वर्सेस बैरम खान में हुई थी, जिसमें बैरम खान जो अकबर की साइड से थे वो जीत गए थे। फिर उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी होती है, जो कि राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में होती है। मान सिंह इसमें अकबर के साइड से हैं, तो यहाँ पे भी मान सिंह जीत जाते हैं। तो अकबर की पीरियड की खास बात तो आपको पता ही होगी कि यहाँ पे नवरत्न भी थे, जिसमें से जो फेमस नवरत्न हैं वो हैं बीरबल थे, अबुल फजल थे। अब अकबर के बाद इनके बेटे, जिनका नाम था सलीम और इनको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रूल किया। इन्होंने 1606 एडी से लेके 1627 एडी तक रूल किया था। तो जहांगीर ने ही परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वे सूरत में अपना जो ट्रेडिंग पोर्ट है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रूल किया जहांगीर के बेटे शाहजहां ने। अब यहाँ तक इंडिया पे पूरा जो इंडिया है उस पर मुग़ल का ही रूल है, यानी अब यहाँ पे कोई साउथ नहीं है। विजयनगर एम्पायर के बाद साउथ पे भी मुग़ल एम्पायर का ही रूल हो गया।
तो शाहजहाँ ने रूल किया, जिन्होंने पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाली को हराया था। और रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सब शाहजहाँ के टाइम पर ही बनवाए गए थे। उसके बाद शाहजहाँ के बेटे ने रूल किया, औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद ही जो मुग़ल एम्पायर था उसका फॉल डाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब तक साउथ में पूरे इंडिया में मुग़ल का ही राज चलता था, लेकिन इसके बाद साउथ में भी इमर्ज होने लगे, जिनको हम मराठा कहते हैं। तो मराठा एम्पायर को खड़ा करने के लिए शिवाजी महाराज साउथ में इमर्ज किए। उन्होंने फिर मराठा एम्पायर की स्थापना की और ये औरंगजेब के टाइम पर ही हुआ था। फिर औरंगजेब का रूल चला 1707 AD तक। फिर उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे वो आए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मराठा थे वो दिल्ली तक इमर्ज कर चुके थे, तो थोड़ा थोड़ा करके अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके जो मुग़ल हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। यानी औरंगजेब तक ही मुग़ल पीरियड एक अच्छा पीरियड माना जाता है, उसके बाद तो ख़त्म ही मानो। अब जो लेटर मुगल्स थे वो 1857 तक चले थे, ठीक है। तो उसमें पहले थे लेटर मुगल्स में बहादुर शाह फर्स्ट, फिर उसके बाद जहांगीर शाह आए, फिर मोहम्मद शाह आए। अब मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ क्या कि जो नादिर शाह था वो इंडिया आया और यहाँ पे पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरे को लेकर चला गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा वो कौन ले गया भारत से, तो वो नादिर शाह लेके चला गया एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह यहाँ पे रूलर थे। फिर उसके बाद अकबर 2 आए, फिर बहादुर शाह 2 आए। अब बहादुर शाह 2 के टाइम पे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। फिर ये रिवॉल्ट चल रहा था, फिर उसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया बहादुर शाह 2 को, फिर वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे करके मुग़ल पीरियड यहाँ पे पूरा डिक्लाइन हो गया। और क्योंकि यहाँ पे मुग़ल पीरियड डिक्लाइन हो चुका था और मराठा पीरियड उससे पहले ही डिक्लाइन हो गया, यानी मराठा पीरियड आपका चला था 1674 AD से लेके 1818 AD तक। यानी जो मराठा किंगडम था वो औरंगजेब के टाइम पे इसने राइज किया था शिवाजी के द्वारा, और ये एंड हो गया अकबर 2 के टाइम पे, यानी 1857 रिवॉल्ट से ही पहले। तो मराठाओं का भी टॉपिक काफ़ी वाइड है। तो अभी हमारे 2 टॉपिक हैं, यानी दिल्ली सल्तनत और एक मराठा का, तो इसको हम बाद की वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री महाजनपद से लेकर मुग़ल तक 1857 रिवॉल्ट तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो मराठा और दिल्ली सल्तनत की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।